हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनसीईआरटी एट अ ग्लैंस के लेक्चर सीरीज में। आज के इस ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर एयर में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल एयर जो है स्पेसिफिकली एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं, तो वो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, मेजर उसके लेयर्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी जब कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में बात किया हुआ था, हमने देखा कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो अपर पार्ट जो है स्पेसिफिकली जहाँ पर एयर हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो वहाँ पर इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो है कहीं ना कहीं 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4%, आर्गन और अदर गैसेस जो स्पेसिफिकली 0.2% के आसपास स्पेसिफिकली हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, एयर या एटमॉस्फेयर दोनों एक ही हैं, हम इंटरचेंजेबली इनका इस्तेमाल करते हैं। तो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, जो सो कॉल्ड एयर जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, उसके लेयर्स हमने किस तरीके से बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इट हैज़ बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। सबसे पहला आता है ट्रोपोस्फियर, 12 से 18 किलोमीटर। हमने इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ में भी देखा कि क्रस्ट कितना इन डेप्थ था, यानी कि हम अर्थ के इंटीरियर में जा रहे थे उस टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर स्पेसिफिकली हम अर्थ के ऊपर जाएंगे, यानी कि एटमॉस्फेयर में जाएंगे, थ्रूवर्ड्स द स्पेस जाएंगे, क्योंकि एयर या फिर एटमॉस्फेयर वहीं पर प्रेजेंट है। तो ट्रोपोस्फियर जो है वो 12 से 18 किलोमीटर तक का फैला हुआ है। एंड अबाउट ट्रोपोस्फियर कम्स स्ट्रेटोस्फियर, दैट इज अप टू 50 किलोमीटर्स ऑफ द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। एंड देन कम्स मीसोस्फियर, थर्ड वन, जो कि अप टू 80 किलोमीटर्स तक एक्सपैंड किया हुआ है। देन कम्स थर्मोस्फियर अप टू 700 किलोमीटर्स। एंड देन कम्स एक्सोस्फियर, दैट इज 10,000 किलोमीटर्स एंड अबाउ, जो कि स्पेस भी हम जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली दे सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर का रीजन जो सबसे नीचे वाला रीजन है, वहाँ पर पैराशूट्स वगैरह, एरोप्लेन्स वगैरह भी वहाँ पर घूमते रहते हैं। एंड अब जस्ट अबाउ द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के करीबी या फिर लोअर रीजन्स में हमें जेट्स वगैरह, फाइटर जेट्स वगैरह भी फ्लाई करते हुए देखने को मिलेंगे। और इसी रीजन में ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में ही हमें ओजोन लेयर भी देखने को मिलता है, O3 जिसे हम कहते हैं साइंटिफिकली, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से, सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। और अबाउट दैट स्ट्रेटोस्फियर और मीसोस्फियर आप देख सकते हैं, अब जब हम सैटेलाइट्स वगैरह भी लॉन्च करते हैं तो दरअसल वो थर्मोस्फियर के रीजन में ही होता है, और जब हम स्पेस शिप्स वगैरह कुछ लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर एक्सोस्फियर या फिर जिसे हम स्पेस कहते हैं, तो वहाँ पर वो लॉन्च किए जाते हैं। दिस इज एन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड फाइनली वेदर और क्लाइमेट, दोनों बहुत ही डिफरेंट टर्म्स हैं। कई बार हम देखते रहते हैं दोनों को इंटरचेंजेबल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये भी एटमॉस्फेयर का ही हिस्सा है, ये भी एयर का ही हिस्सा है। तो वेदर, व्हाट इज वेदर? वेदर इज अवर टू अवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अगर मैं ये कहूँ कि आज मेरे गांव में थोड़ा बहुत गर्मी ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ का वेदर आज गर्म है, लेकिन कंटिन्यूसली 8-10 साल तक मेरे गांव में अगर कंटिन्यूसली गर्मी है तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट है। तो इस तरीके से चेंज होता है। अगर एक आध दिन के लिए, एक आध घंटों के लिए अगर एटमॉस्फेयर का कंडीशन चेंज होता है तो उसे वेदर कहेंगे, और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक, लॉन्गर पीरियड तक हमें इसी तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसे क्लाइमेट ऑफ द प्लेस की तरह हम कहेंगे। तो याद रखिए, बहुत ही फर्क है इन दोनों वर्ड्स में। एंड देन कम्स टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। नो डाउट हमारे आसपास जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें तापमान का बढ़ना या फिर गिरना, इसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। इसी को ही हम कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके कहते हैं कि आज टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर आज टेम्परेचर कम है। तो चंद इंपॉर्टेंट से फिनोमिनस जिसके बारे में हमें जानना है, सबसे पहला है इंसोलेशन। यानी कि देखिए, गर्मी तो अर्थ के पास खुद वो बना नहीं सकता, तो हम जैसे सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि अर्थ जैसा सेलेस्टियल बॉडी, एक प्लैनेट स्पेसिफिकली अपनी गर्मी को सन से लेता है। तो इस पूरे सन से ऑब्जर्व करने के उस प्रोसेस को इंसोलेशन कहा जाता है, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम सन टू द अर्थ। और यहाँ पर अगेन हमें दो तरीके के फिनोमेना देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितना भी हम स्पेसिफिकली हीट लेते हैं सन से, ज़्यादातर वो ऑब्जर्व किया जाता है, या तो यहाँ पर लैंड ऑब्जर्व करता है, ट्रीज ऑब्जर्व करते हैं, हम गर्मी ऑब्जर्व करते हैं। तो इस फिनोमेना को कहीं ना कहीं ऑब्जर्प्शन कहा जाता है। और जैसा ही रात हो जाती है, हम वापस से थोड़ी बहुत हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, या फिर इमीडिएटली हमारा ओजोन लेयर है, कहीं ना कहीं हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को वो वापस से रिफ्लेक्ट करता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन इज। तो इस पूरे प्रोसेस को हम इंसोलेशन कहते हैं। ज़्यादातर हीट स्पेसिफिकली इसी एटमॉस्फेयर में ट्रैप होती है, आसानी से वो बाहर नहीं जाती।
एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट इज रिलेटेड विथ एयर और एटमॉस्फेयर इज प्रेशर एंड विंड। कई बार इसे भी इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए विंड का डेफिनेशन बहुत ही आम है, एनी मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एट एनी टाइम फ्रेम और एट एनी सिचुएशन, जो एयर एटमॉस्फेयर में होता है वो अर्थ के सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसी को वेट ऑफ द एयर कहेंगे, या फिर कितना वेट एयर जो है एक्सर्ट कर रहा है उसी को हम प्रेशर कहेंगे। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर एरियाज टू द लोअर प्रेशर एरियाज। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हायर प्रेशर एरियाज से लोअर प्रेशर एरियाज तक एयर जो है स्पेसिफिकली मूव करता है। तो ज़्यादातर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के साइक्लोनिक वगैरह टेंडेंसीज भी इसी तरीके के लोअर प्रेशर सिस्टम्स के, हाई प्रेशर सिस्टम्स के चेंज होने की वजह से बनते हैं, और प्रेसिपिटेशंस वगैरह भी हमें ज़्यादातर इसी टाइप ऑफ फिनोमेना से ही देखने को मिलते हैं। और मॉइस्चर और प्रेसिपिटेशन के बारे में भी हमने पता क्या होता है। ह्यूमिडिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज नथिंग बट मॉइस्चर, यानी कि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में नम्बनेस होना, ह्यूमिडिटी स्पेसिफिकली कम होना, वाटर का ड्रॉपलेट्स वहाँ पर अवेलेबल होना। आप सभी को भी पता है कि कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो हीट की वजह से एवोपरेट होता है और कहीं ना कहीं बहुत ही डेंसर वो हो जाता है, और जैसा कि वो लो प्रेशर एरिया से हायर प्रेशर एरियाज के पास जाते हैं तो वो क्लाउड्स जो है वो कूल डाउन होते हैं और वहाँ से हमें रेन देखने को मिलता है। Again, there are different types of rains which we can see, or again there are different types of precipitations to be frank to say, that is rain, freezing rain, sleet and snow। तो ये अलग अलग काइंड ऑफ precipitations भी हमें देखने को मिलते हैं। सो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी एयर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।